नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अफगानिस्तान के बारे में भारत की पहल पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आज नई दिल्ली में आयोजित। 96 देशों ने भारत के कोविड टीका प्रमाण पत्र का अनुमोदन किया। देश में 109 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारतीय तेल कंपनियां देश भर में मिशन मोड के तहत 22,000 विद्युत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर नए नौसेना अध्यक्ष होंगे। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी। राज्य सरकार ने आज और कल चेन्नई सहित 9 जिलों में अवकाश घोषित किया। देश भर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आज तीसरे दिन श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। रोहित शर्मा को विराट कोहली के स्थान पर 2020 क्रिकेट में भारत का कप्तान बनाया गया। और 2020 विश्व कप में आज शाम अबू धाबी में पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं निखिल कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, साइमन कमीशन के भारत आने पर सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध क्यों किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में भारत का राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए एक आयोग भेजने का फैसला किया था। आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस निर्णय का भारत में विरोध किया गया। सभी राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया था। आयोग के भारत पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने साइमन कमीशन गो बैक के बैनरों के साथ उसका विरोध किया। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता है छत्तीसगढ़ की बिलासपुर से मेघा शर्मा। मेरा नाम मेघा शर्मा है। अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। आजादी के आंदोलन में छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल ने आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ जिसमें आकाशवाणी काफी मददगार है क्योंकि आकाशवाणी में बताए समाचार काफी संक्षिप्त और सटीक होते हैं जो मेरी परीक्षा की तैयारी में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 15 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत की पहल पर इस संवाद का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या सुरक्षा परिषद सचिव स्तर की ये वार्ता भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में होगी। बातचीत में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों देश बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। चीन ने कहा कि वो निर्धारित तिथि पर बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, लेकिन भारत के साथ
अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय किसी भी वार्ता में शामिल होने को तैयार है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति, कट्टरवाद और उग्रवाद, मादक पदार्थों का उत्पादन तथा तस्करी के मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। अफगानिस्तान में मानवीय सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस उच्च स्तरीय बैठक में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले इस तरह की 2 बैठकें 2018 और 2019 में ईरान द्वारा आयोजित की गई थी। कोविड महामारी के कारण तीसरी बैठक पहले भारत में आयोजित नहीं हो सकी थी। भारत के अफगानिस्तान के लोगों के साथ पारंपरिक रूप से करीबी और दोस्ताना संबंध हैं। भारत ने अफगानिस्तान के समक्ष सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमत होकर कदम उठाने का आह्वान किया है। यह वार्ता भी उसी दिशा में एक कदम है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि बैठक में भारत, ईरान और रूस जैसे महत्वपूर्ण देशों की भागीदारी से सकारात्मक निष्कर्ष निकलने की आशा है। I don't think there was any expectation from the very beginning that the Pakistani NSA would be attending this conference because, as I said earlier, Pakistan does not want India to play any role whatsoever in the process in Afghanistan. That does not mean that the others are unimportant because you have very important players like Iran, like Russia, India. You also have the Central Asian states which border Afghanistan. Without their support, the Taliban government will be in difficulty. And I'm sure that there would be a positive way which will evolve going forward. दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद से पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल शाम उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अफगानिस्तान पर विस्तृत विचार विमर्श किया तथा दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने हाल के समय में अफगानिस्तान से आ रही आतंकी धमकियों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की और वहां की स्थिति की गंभीरता पर चर्चा की। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ श्री डोभाल की बातचीत में अफगानिस्तान पर मुख्य रूप से चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने माना कि अफगानिस्तान का भविष्य वहां के नागरिक ही तय कर सकते हैं। दोनों सलाहकारों ने माना कि अफगान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के मुद्दे से पहले अफगानिस्तान में ही उसे वैधता मिलनी चाहिए। भारत और उज्बेकिस्तान ने माना कि अफगानिस्तान में निर्बाध रूप से मानवीय सहायता पहुंचाने में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों का सहयोग जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय कोविड रोधी टीकों और टीकाकरण को 96 देशों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकृति दे दी है। इन देशों में कोविशील्ड की दोनों खुराक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीके लिए हुए भारतीयों को यात्रा की स्वीकृति दी जाएगी। इन देशों में कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश, पोलैंड, रूस, जॉर्जिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन, कुवैत, संयुक्त अरब अमारात, श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया और फिलीपींस शामिल हैं। ब्रिटेन ने भारत में निर्मित कोविड टीके कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। ब्रिटेन सरकार ने एक वक्तव्य में बताया कि 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। कोवैक्सीन को ब्रिटेन यात्रा के लिए स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे भारत और अन्य देशों के उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं। देश में अब तक 109 करोड़ 59 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 74 करोड़ 36 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 35 करोड़ 23 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 48 लाख 39 हजार टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए व्यापक अभियान श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने 25 दिसंबर तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में आज से कोविड टीकाकरण महाअभियानों की श्रृंखला शुरू हो रही है। राज्य में 10, 17 और 24 नवंबर और 1 दिसंबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड टीके की दोनों खुराकें देने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लोगों से दोनों कोविड टीके लगवाने की अपील करी है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
भारत की तेल कंपनियां देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख शहरों में 22,000 विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र तैयार करेंगी। ये कार्य मिशन के रूप में पूरा किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 10,000 चार्जिंग केंद्र खोलेगा। ये कंपनी पहले ही 439 चार्जिंग केंद्र लगा चुकी है। भारत पेट्रोलियम भी अगले 1 वर्ष में 1,000 ईवी चार्जिंग केंद्र स्थापित करेगी। कंपनी का लक्ष्य 7,000 केंद्र लगाने का है। भारत पेट्रोलियम पहले ही 22 केंद्र बना चुका है। HPCL 382 ईवी चार्जिंग केंद्र स्थापित कर चुका है और अगले 1 वर्ष में 1,000 चार्जिंग केंद्र बनाने की इसकी योजना है। सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। अभी वे पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आम जनता और हितधारकों से बधिर लोगों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों की पहुंच बनाने के बारे में सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव और विचार 21 दिन के भीतर इस ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल का पता है sobpl-moib@nic.in। सुझावों के लिए ईमेल आईडी एक बार फिर सुनिए, sobpl-moib@nic.in। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। अफगानिस्तान के बारे में भारत की पहल पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आज नई दिल्ली में आयोजित। 96 देशों ने भारत के कोविड टीका प्रमाण पत्र का अनुमोदन किया। देश में 109 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारतीय रेल कंपनियां देश भर में मिशन मोड के तहत 22,000 विद्युत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर नए नौसेना अध्यक्ष होंगे। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में अगले 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी दी। राज्य सरकार ने आज और कल चेन्नई सहित 9 जिलों में अवकाश घोषित किया। देश भर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आज तीसरे दिन श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। रोहित शर्मा को विराट कोहली के स्थान पर 2020 क्रिकेट में भारत का कप्तान बनाया गया और 2020 विश्व कप में आज शाम अबू धाबी में पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में धार्मिक आस्था और समर्पण से मनाया जा रहा है। छठ अनुष्ठान के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। बिहार औरंगाबाद, नालंदा और पटना के पालीगंज स्थित सूर्य मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु छठ महापर्व मनाने आए हुए हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को आज शाम अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इस महापर्व में समाज के सभी वर्ग के लोग उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। इस बीच राज्य सरकार ने छठ के दौरान अनहोनी घटना को टालने के लिए मुख्य घाटों पर NDRF की टीमों को तैनात किया है। कोरोना जांच और टीकाकरण के लिए मेडिकल टीम की भी ड्यूटी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में अगले 2 दिन के दौरान तेज वर्षा की चेतावनी दी है। तटवर्ती तमिलनाडु और पुदुचेरी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने 9 जिलों चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर, चेंगलपट्टू, कडलूर, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुवर और मलाइदुथुरई में आज और कल अवकाश की घोषणा की है। कडलूर, विल्लुपुरम, शिवगंगा, रामनाथपुरम और कराईकल के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के पुदुचेरी और कराईकल जिले में भी लगातार 3 दिन से जारी वर्षा के कारण
सभी स्कूल और कॉलेज आज और कल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। भारत की 2020 क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को 2020 अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वे विराट कोहली का स्थान लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कल इस निर्णय की घोषणा की और साथ ही न्यूजीलैंड के साथ आगामी श्रृंखला के लिए 16 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा की गई। ये श्रृंखला भारत में खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले होंगे। 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल कल दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। आकाशवाणी से मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में हल्की धुंध छाई रही सुबह। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। तापमान 13 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में आसमान साफ रहेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 10 नवंबर 1698 को कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1633 की शुरुआत में बंगाल में व्यापार शुरू करने के बाद इस क्षेत्र में व्यापार के और अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती थी। 1682 में योशियाह चाइल्ड लंदन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। वे बॉम्बे के भी गवर्नर थे। उन्होंने एक शाही फरमान प्राप्त करने के लिए विलियम हेजेस को बंगाल भेजा। अंग्रेजों के अहंकार के कारण बादशाह औरंगजेब ने वार्ता खत्म कर दी। उसके बाद योशियाह चाइल्ड ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। 1685 में अंग्रेजों ने चटगांव पर कब्जा करने के लिए 12 युद्धपोत भेजे, लेकिन भाग्य ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। अपनी यात्रा के दौरान तेज हवाओं के कारण ये जहाज मार्ग भटक गए और कुछ जहाज चटगांव के बजाय हुगली में प्रवेश कर गए। इस दुर्जय अभियान ने मुगलों को चिंतित कर दिया। मुगल सेना ने वार्ता की पेशकश की, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने अपने बेड़े को मजबूत किया और बालेश्वर पर बमबारी शुरू कर दी। उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने ब्रिटिश संपत्ति के पूर्ण विनाश के आदेश जारी किए। 1689 में 1 साल के प्रतिरोध के बाद अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपमान का घूंट पीकर माफी मांगने के लिए औरंगजेब के खेमे में दूत भेजे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपने कारखाने को हुगली नदी से लगभग 20 मील नीचे सुतानाती स्थानांतरित कर दिया। धीरे धीरे ये उपनिवेश कालिकाता और गोविंदपुर तक फैल गया। कालिकाता बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। अंग्रेजों ने कालिकाता का नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया। 10 नवंबर 1698 को कंपनी ने 3 शहरों सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता को खरीद लिया। शहर की किलेबंदी 1706 में पूरी हुई थी। फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाने वाला ये उपनिवेश तेजी से बढ़ा और 1707 में इसे प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। इसके बाद कोलकाता भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जयंती भी है। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक थे। वे उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन चले गए। 1869 में वे भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्हें उनकी गृहभूमि सिलहट में नियुक्त किया गया। हालांकि 1874 में उन्हें एक छोटी सी और अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। बनर्जी ने महसूस किया कि उनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वे भारतीय थे। 1875 में कलकत्ता लौटने पर उन्होंने भारतीयों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में कदम रखा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने भारत में राजनीतिक एकता की नव जागृत भावना की अधिक व्यावहारिक प्रस्तुति के लिए मंच तैयार किया था। इंडियन एसोसिएशन का पहला सत्र दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस सत्र में भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बनर्जी 37 वर्ष तक अध्यापन में सक्रिय थे और इसे अपना मुख्य व्यवसाय मानते थे। हालांकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अब विद्यासागर कॉलेज के रूप में जाने जाने वाले तत्कालीन मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। बाद में उन्होंने रिपन कॉलेज में सेवाएं दी, जिसका नाम अब सुरेंद्रनाथ कॉलेज है। 1878 में वे अंग्रेजी भाषा के एक समाचार पत्र बंगाली के मालिक बने। उन्होंने इसके माध्यम से लगभग आधी सदी तक उदारवादी विचारों का समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इसमें बड़ी भूमिका निभाई। वे 1895 और 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राजनीतिक आंदोलनों, बैठकों, याचिकाओं और विधायी कार्यवाही के उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे। अंग्रेजी भाषा के उनके ज्ञान और एक वक्ता तथा वादी के रूप में उनके कौशल ने उन्हें एक उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता बना दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में वे अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर पहुंचे। इन वर्षों के दौरान उन्हें अक्सर बंगाल का बेताज बादशाह कहा जाता था। 1921 में सुरेंद्रनाथ बंगाल की विधान परिषद के लिए चुने गए। इसी वर्ष उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। उन्होंने 1921 से 1924 तक स्थानीय स्वशासन मंत्री के रूप में पदभार संभाला। 1923 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 6 अगस्त 1925 को बैरकपुर में अंतिम सांस ली। আজি সাগরে ভুবনে আকাশে পবনে নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और चंद्रिका बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी निखिल, दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद से जुड़े समाचार अधिकतर अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोक सत्य की खबर है, तालिबान के कारण उत्पन्न खतरों के बारे में विचार विमर्श। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, अफगानिस्तान पर दिल्ली में आज मंथन, चीन के पास टाइम नहीं। हिंदुस्तान लिखता है, अफगानिस्तान के निर्माण में भारत की अहम भूमिका। पर्यावरण संरक्षण जरूरी,
पर देश की रक्षा जरूरतें अहम। जनसत्ता ने इसे पहली खबर बनाया है। 4 धाम परियोजना पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है कि सैन्य जरूरतों को नहीं कर सकते अनदेखी। 22 नवंबर से कोवैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन, हरी भूमि के पहले पन्ने पर है। इसी खबर पर दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, 96 देश टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने पर सहमत। दैनिक जागरण ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है कि जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सही नहीं। नवभारत टाइम्स की ये खबर ध्यान खींचती है कि कनाडा में महिला को हुई सांस की दिक्कत, डॉक्टरों ने पहली बार लिखा बीमारी की वजह जलवायु परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय सहारा के बॉक्स में है। 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के कैप्सूल में 200 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे, वीर अर्जुन के बॉक्स में है। दैनिक भास्कर के खेल पन्ने की सुर्खी है, न्यूजीलैंड के साथ 2020 सीरीज के लिए टीम घोषित, रोहित शर्मा कप्तान होंगे, कोहली और बुमराह को आराम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अफगानिस्तान के बारे में भारत की पहल पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आज नई दिल्ली में आयोजित। 96 देशों ने भारत के कोविड टीका प्रमाण पत्र का अनुमोदन किया। देश में 109 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारतीय तेल कंपनियां देश भर में मिशन मोड के तहत 22,000 विद्युत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर नए नौसेना अध्यक्ष होंगे। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी। राज्य सरकार ने आज और कल चेन्नई सहित 9 जिलों में अवकाश घोषित किया। देश भर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आज तीसरे दिन श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। रोहित शर्मा को विराट कोहली के स्थान पर 2020 क्रिकेट में भारत का नया कप्तान बनाया गया। और 2020 विश्व कप में आज शाम अबुधाबी में पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।